इसके क्या क्या एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी की वो पढ़ेंगे। तो आपको एक बार आंसर निकालो पीछे का लेना पड़ा है फिर रिवाइज कर लो ठीक है डाउट हो तो अरे मैंने यहाँ पे आपको जेट इलेक्ट्रोफोरेसिस का बताया था, पता है आपको? चलो हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पे कंप्लीट होता है ठीक है। और मैंने आप लोगों को यहाँ तक तो समझा दिया था कि पीसीआर क्या होता है, हालांकि मैंने ये क्या क्या समझाया है, मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ। माइक्रो इंजेक्शन ठीक है, सुनो मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया, मैंने आप लोगों को बताया था पहले, सबसे पहले हमने बात की थी क्या क्या टूल्स होते हैं, किसकी जरूरत पड़ती है, तो मैंने कहा था रेसिस्टेंस एंजाइम हो गया, ये लाइगेंड हो गया, ये सब होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि वेक्टर के रूप में हम क्या देते हैं, प्लाज्मिड देते हैं। और मैंने आपको बताया था कि एक हम कैसे रेसिस्टेंस एंजाइम से कट करते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हम अगली बात करें तो मैंने कहा था रेसिस्टेंस एंजाइम को हम कैसे डिवाइड किया है दो क्लास में, तो एंडोन्यूक्लियेज और एक्सोन्यूक्लियेज। मैंने कहा था एंडोन्यूक्लियेज जो होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन से कट करता है, और एक्सोन्यूक्लियेज कैसे करता है, कट से एंड से करता है, एंड से, ठीक है। इसके बाद हम लोग एंडोन्यूक्लियेज से इसलिए करते हैं कि जिससे पैलिट्रोपिक सीक्वेंस बन जाए और स्टिकी एंड बन जाए, क्या बन जाए, स्टिकी एंड। और स्टिकी एंड बन जाएगी, और उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर स्टिकी एंड का ये होता है कि एडिन का शामिल जुड़ता है और बाइंड के साथ एडिन होता है। इसके बाद मैंने कहा था वेक्टर के रूप में हम लोग प्लाज्मिड यूज करते हैं, और प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, जो हमारे डिजायर जीन को या फॉरेन जीन को लेके जाता है किसी भी सेल के पास। अगले अगर हम बात करें प्लाज्मिड क्या होता है, तो मैंने कहा था एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जिसमें हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, बहुत सारी उसमें रिकॉग्निशन साइट होती है किसी भी रेजिस्टेंस एंजाइम के लिए, है ना। और मैंने कहा था कि अच्छा ये बताओ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हम क्यों लगाते हैं, सिलेक्टिव मार्किंग में, जैसे हमें पहचान है कि कौन से ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, कौन से रिकॉम्बिनेंट है, कौन से नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कॉन्सेप्ट मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था वो अच्छे से। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ओआरआई साइड होती है जो डिसाइड करता है कि वे इसको रेप्लिकेशन को, और मैंने आप लोगों को ये सब समझा दिया था ना। और पीवीआर को हमने देखा था प्लाज्मिड के बारे में, पीवीआर का मतलब है प्लाज्मिड, बी का आर का मतलब क्या है, बॉलीवर और रॉड्रिगेज, ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद ये सब हमने पढ़ा था। और अगले अगर हम बात करें तो फिर हम लोग अब आएंगे, हाँ इसके बाद मैंने कहा था एक टॉपिक है कॉम्बिनेंट होस्ट सेल, क्या था, कॉम्बिनेंट होस्ट सेल। ये बेटा कॉम्बिनेंट का मतलब देखो क्या है, कॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि सक्षम, मैंने कहा था हम किसी भी सेल को डीएनए मॉलिक्यूल को लेने के लिए क्या बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लाज्मिड में ट्रांसफर करता हूं, तो प्लाज्मिड ट्रांसफर तब होगा जब वो सेल को हमें कॉम्बिनेंट हम बना देंगे, यानी कि हमने अगर कॉम्बिनेंट बनाया है वो सेल को, तो क्या इंजेक्ट कराते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड को इसको इंजेक्ट कराने का तरीका क्या है, तो 4 से करना है, कितने 4-5 से करना है। जैसे पहला है हमारा डाइवेलेंट कैटायन, सही। दूसरा हम लोग मैंने बात करा हीट शॉक मेथड, कौन सा है, हीट शॉक मेथड। तीसरा अगर हम बात करें तो है जीनगन मेथड, सही है। इसके बाद कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन, अभी बताएंगे। और इसके बाद पांचवा है जो वो है हमारा डिसआर्म मेथड।
ठीक है, ये है आपके बेसिकली 5 मेथड है जिससे कोई भी सेल कैसे हो जाता है, सक्षम हो जाता है किसी भी होस्ट सेल को लेने के लिए। और ये पांचों में एक समझ रहा हूँ, दूसरी समझाया था आपको। देखो डाइवैलेंट पैटर्न का मतलब होता है अगर कोई जो आपको पता है जो डीएनए होता है, डीएनए वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक। आपको पता है डीएनए कैसा होता है, डीएनए होता है तुम्हारा हाइड्रोफिलिक। और अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें, अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो वो होती है हाइड्रोफोबिक। कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक। अब आपको पता है हाइड्रोफोबिक एक सेल है और हाइड्रोफिलिक डीएनए जो आसपास मतलब पास नहीं कर पाएगा सेल मेम्ब्रेन को। तो इसके मतलब हमें ये 5 मेथड अपनाने पड़ते हैं जिससे हम किसी भी सेल को ट्रीट कर देते हैं 5 मेथड से। उसके बाद वो क्या होता है, कॉम्पिटेंट बन जाता है। डाइवैलेंट पैटर्न का मतलब है जिसकी वैलेंसी 2 होती है, जो कैल्शियम है। अगर हम इससे सेल को ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, सेल के जो फोर्स होते हैं सेल वॉल में वो बढ़ जाते हैं। और उससे क्या होता है कि ये डीएनए को रिसीव करने के लिए हो जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो जाता है। दूसरा क्या है, मीन्स ऑफ मेथड। अगर हम पहले आइस में रखें और उसके बाद में क्या करूं, 49 डिग्री रखूं और फिर से आइस में रखूं, तो ये क्या है, हीट्स ऑफ मेथड। और इससे सेल कैसा रहता है, किसी भी डीएनए मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए तैयार होता है। जीन का मेथड मैंने कहा था, अगर हम डीएनए को कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, डीएनए को कोड करते हैं किससे, टंगस्टन और गोल्ड, उसे कोड कर दें और उसके बाद हाई वेलोसिटी के साथ उसको भेजें तो चला जाता है। यहाँ ध्यान रखना है आपको, गोल्ड और टंगस्टन, जिससे हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। अगले है माइक्रो इंजेक्शन मेथड का मतलब है कि हम कोई एनिमल सेल है उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन करो, क्या करें, डीएनए ट्रांसफर करें, सही है। ये होता है माइक्रो इंजेक्शन। इंजेक्शन जैसे होता है कि हम किसी सेल के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या, डीएनए। और अगला है डिसाल्व मेथड का मतलब है जैसे हम लोग अपने में करते हैं या उसमें करते हैं, किसमें, प्लांट में। आपको पता है सर टी प्लांट में टेस्ट किया था, एग्रोबैक्टीरियम टीमिफिशियंस, तो वहां पे भी हमने क्या किया था, डिसाल्व मेथड यूज करते हैं। वो जैसे हम लोग अपने लिए करते हैं रेट्रोवायरस में यूज, और रेट्रोवायरस में हमें डीज नहीं करता है लेकिन फिर भी वो ट्रांसफर कर देता है क्योंकि हमारी बॉडी उसको रिसीव कर लेती है ना। और दूसरा क्या होता है कि हम जो पैसेंजर होगा वो अपना क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। समझ गए। तो टोटल 5 मेथड थे जो कॉम्बिनेंट बनाने के लिए सेल को कॉम्बिनेंट बना देते हैं। और ये बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग लाइन टू लाइन एक एक करके हम लोग स्टेप पढ़ेंगे। बैठ हमने हालांकि सब पता कर लिया, पता कैसे प्लाज्मिड में कैसे क्या यूज करते हैं, प्लाज्मिड क्या होता है, कैसे होस्ट सेल रिसीव करते हैं, कैसे वेक्टर का यूज करते हैं। लेकिन अब हम लोग कैसे कट करते हैं, डीएनए कैसे जोड़ते हैं, अब हम लोग स्टेप बाय पढ़ेंगे, ठीक है। कि पहले हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और फिर क्या करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो आपको कल मैंने बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अगर मान लो आपको कोई डिजायर चीज चाहिए, क्या चाहिए, डिजायर चीज चाहिए, तो आप बताओ अगर डिजायर चीज चाहिए आपको तो आप क्या करोगे, आप किसी भी जो क्वेश्चन होता है या फिर वो सॉरी क्वेश्चन डिजायर चीज होता है उसको हम पहले क्या करेंगे, सर्च करेंगे और हम करेंगे आइसोलेट। क्या करेंगे, किसी भी सेल से आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मैंने कहा था जिस चीज से सेल वॉल बना होता है उसी से उसको क्या कर दो, ट्रीट कर दो। और सेल वॉल जब ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब डीएनए क्या हो जाएगा, आइसोलेट। तो एक करके पढ़े एक ना, एक आइसोलेट मतलब निकालना, आइसोलेट हटा देते हैं। अब बेटा देखो हम लोग एक करके बात करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए, इसका कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ
डीएनए, यानी कि डीएनए को हमें क्या करना है, पहले आइसोलेट करना है, तभी तो हम डिजाइन में देखेंगे कहां पे कहां कैसे क्या है। तो आप लोग बताओ, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई सेल फंगस की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, जैसे सॉरी कोई फंजाई है तो उसकी सेल किसकी होती है, काइटिन, सेल वॉल किसका होता है, काइटिन। तो अगर फंगस है उसका सेल वॉल किसका है, काइटिन का है, तो इसका मतलब यहां क्या लगाएंगे, काइटिन। ऐसे ही कोई सेलुलोज है, कोई प्लांट सेल होती है, सेलुलोज किसकी होती है, तो इसके लिए कौन सा एंजाइम डालेंगे, सेलुलोज, ठीक है। ऐसे ही सेलुलोज के अलावा और जैसे मतलब बैक्टीरिया की है, तो आपको पता है बैक्टीरिया सेलुलोज में क्या डालते हैं, लाइफलाइन ना, उसे ठीक करते हैं। तो आप लोग बताओ, ऐसे ही फिर डीएनए को एसिड कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, इस बार इसके बाद जो टेक्निक होती है वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, आपको देखी होगी सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है। और बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं और उसको फिर चिल्ड इथेनॉल से, किससे, चिल्ड इथेनॉल से क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, चिल्ड इथेनॉल से ट्रीट करते हैं और ट्रीट करने के बाद डीएनए को हम सेपरेट कर देते हैं, समझ गए। अब आप लोग बताओ, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया डीएनए। अब मैं क्या करूंगा उसके बाद बताओ, कट, क्या करूंगा, कट करूंगा। कट का मतलब होता है कि हम रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। तो इसको कट करेंगे, तो फर्स्ट आप समझ में आता हो, ठीक है। अच्छा, कोई आरएनए को हम कितने मतलब आरएनए चलाते हैं, डीएनए का ना डीएनए चलाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एंजाइम का उसी के नाम पे। अब सेकंड जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे। अब कटिंग की मैं बात क्या करूंगा, मतलब उस आपको बता दूंगा सेकंड जो स्टेप होगा वो होगा तुम्हारा एक कटिंग। डीएनए क्या करना है, कटिंग करना है। अब आप बताओ किससे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। किससे करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो ये तो आपको पता ही है, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, कट करते हैं, सही है। तीसरा जो स्टेप होता है बेटा वो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, वो है पीसीआर। क्या है, और इसको बोलते हैं पीसीआर को पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये क्या है समझ लो, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यहां से अभी लास्ट क्लास है 3 क्वेश्चन आए थे इसी जगह से पीसीआर से। ये पीसीआर क्या समझो थोड़ा सा देखो, जैसे मान लो हमें डीएनए कॉपी करनी है अपने सेल के अंदर, तो हम उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं, लेकिन अगर मुझे इसको हम लोग बोल सकते हैं एम्प्लीफिकेशन डीएनए का। क्या बोल सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, जैसे आप लोग बताओ साउंड में हम एम्प्लीफाई लगाते हैं तो क्या होता है, उससे आवाज बढ़ती है। ऐसे ही यहाँ पे जब डीएनए कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन। अब सुनो सिंपल भाषा में, जब मुझे डीएनए को आप कॉपी करना हो लेकिन लिविंग से बाहर, मतलब लिविंग एनवायरनमेंट से बाहर, जैसे मान लो ये सेल है, मैंने इससे डीएनए को निकाल दिया सेल से। अब बताओ इसके लिए ये कौन सा नेचर हो गया, विट्रो। कैसा हो गया, विट्रो हो गया, आउटसाइड द लिविंग। अब लिविंग आउटसाइड द लिविंग अगर मुझे इसकी अब कॉपी करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पीसीआर। समझ गए। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है देखो, तो पीसीआर का मतलब होता है बेटा जब हम डीएनए की कॉपी करते हैं आउटसाइड द लिविंग, आउटसाइड द, या मैं बोलता हूं आउटसाइड द सेल, यानी कि जब मैं सेल के बाहर डीएनए कॉपी करता हूं उसको क्या बोलता हूं, पीसीआर। ये कैसे होता है तो समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है बेटा पीसीआर में आपको जो पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो होता है टैग पॉलीमरेज। कौन सा होता है, टैग पॉलीमरेज। तो इसका मेन एंजाइम जो होता है, मेन एंजाइम जो होता है वो कौन सा होता है, टैग पॉलीमरेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको टेस्ट में बहुत टेस्ट मिलेगा, अगर बायोटेक्नोलॉजी का बहुत मिलेगा। टैग पॉलीमरेज कैसा एंजाइम है, तो ये ऐसा एंजाइम है हाई टेंपरेचर पे जो बैक्टीरिया रहते हैं उनसे एक्सट्रैक्ट किया है, यानी किससे, थर्मस एक्विटिकस। ये बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्विटिकस। और ये बैक्टीरिया कैसा है बताओ, थर्मो एक्विटिकस, यानी कि हाई टेंपरेचर पे सर्वाइव करता है बैक्टीरिया। कैसे, यानी कि सर्वाइव इन हाई टेंपरेचर। तो इसका मतलब ये है कि ये एंजाइम वर्क किस पे करेगा, हाई टेंपरेचर पे।
तो ये एंजाइम पहले क्रॉस करवाता है, बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बोलते हैं? यहाँ पे 3 क्रॉस होती हैं इसमें। एंजाइम समझ गए? बैक्टीरिया का नाम, ये बैक्टीरिया का नाम है, ये है बैक्टीरिया है, सही है। और तीसरा यहाँ पे 3 क्रॉस होती है, क्या होती है? यानी कि स्टेप ऑफ पीसीआर की बात करें, स्टेप ऑफ पीसीआर की बात मैं करूँ तो यहाँ 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है डीनेचुरेशन, क्या होता है? दूसरा होता है एनिलिंग, और तीसरा जो होता है एक्सट्रैक्शन। तो हमें पता है ये 2-3 क्वेश्चन हर क्वेश्चन मिलेंगे। ये सीक्वेंस पूछ लेगा, वो सीक्वेंस जैसे न्यू सीक्वेंस पूछा था, ये किसका नाम पूछ रहा था और ये पूछ रहा था कौन सा वेक्टर से मिलता है। तीनों क्वेश्चन ही आएंगे। सो 3 क्वेश्चन इससे थे। अब होता कैसे देखो, समझ लो। आप लोग बताओ बेटा, ये होता है डीनेचुरेशन का होगा 90 डिग्री पे, ये 95 डिग्री, इतने 5 इतने टेंपरेचर देखो कैसे होता है। जैसे डीएनए है, ये डीएनए है, आपको पता होगा बेटा जब हम इसको टेंपरेचर देते हैं तो इसके स्टैंड क्या रहते हैं, अलग अनबाइंड रहते हैं। तो ये डीनेचुरेशन का मतलब होता है, ये कैसे होता है, देखो ये ऐसे रहेगा, यानी कि इसके स्टैंड ओपन रहेंगे, कैसे होगा, ऐसे। अब एनिलिंग का मतलब होता है हमने प्राइमर लगा दिया, क्या लगा दिया, और आर ने प्राइमर एक्सटेंशन का मतलब कंप्लीट हो जाएगा। इसमें देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा कैसे हो जाएगा, हो गया कंप्लीट, समझे? एक्सटेंशन हो गया और बन गया दुनिया में एक से कितने में गए, 1 से 2। तो ये 5 to 3 होगा, तो ये कितना होगा बेटा, ऐसे ये 5 to 3 है, तो ये वाला 3 to 5 होगा, और ये वाला ये हम लगाएंगे तो 3 to 5 और ये 5 to 3, समझे? तो ऐसे होता है पीसीआर। हालांकि पीसीआर का नाम आपने और भी सुना होगा, जैसे मैंने कहा था कैंसर में डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, पीसीआर। ऐसे मैंने कहा था कोई भी अगर हमें डिसऑर्डर देखना है जो हमें जल्दी स्टेज में पता लग जाए डिसऑर्डर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर, समझ गए? ऐसे हमें एड्स में बताया था मैंने, इलाइजा करवाते हैं उसके बाद पीसीआर भी करते हैं। तो पीसीआर यही था जो बात, हमें जब भी कोई डीएनए की आउटसाइड द लिविंग बॉडी हमें क्या करना हो, कॉपी करना हो, तो क्या करते हैं हम लोग, पीसीआर, समझ गए? कौन सा एंजाइम मेन होता है, टैप पॉलीमरेज, इससे मिलता है थर्मस एक्विटिकस से। और 3 स्टेप होती है डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन मतलब अलग कर दिया हमने स्टेप, इसके बाद हमने आरएनए प्राइमर लगा दिया हमने, उसको बोलते हैं एनिलिंग, एक्सटेंशन मतलब बड़ा हो गया, समझ गए? और दोनों स्टेप बराबर हो गए, ठीक है? और ये हम कितनी बार प्रोसेस लगातार कर सकते हैं, समझ गए? ये होता है पीसीआर। किसी को दिखना है देखो ब्रैकेट में, साइन कर दिए, रोजा है तुम्हारा, रोजा नहीं जाता है, किन का रोजा है, तुम लोगों का है, सभी का जो मतलब अभी लोगों का होगा, तुम लोगों का भी है, तो तुम बातें करके आप साइन बैठा करो। अच्छा एक कुछ आगे ये कर रहा है कि तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, घर पे तुम और फ्री होगी, लेकिन बात बातें करोगे तो पता है क्या होता है, देखो हमने बोलते हैं तो हमारा क्या करता है, ये निकलती है और ये के साथ वाटर भी निकलता है। तुम जितना सा बोलोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए बोलने बोला करते तो सारे बैठा रहे बस सुना करो, टाइम पास हो जाएगा। तुम यहाँ 4 बजे जाओगे सही है, 4:30 5 बजे तक, और उसके बाद तो टाइम नहीं आता ना, और तुम बोलोगे तो तुम्हें लगेगा यार तो फिर कोचिंग आने का स्वाद आएगा, ऐसा लगेगा क्या क्या है कोचिंग जाके, तो सही है ये ध्यान रखो। क्योंकि हमारे एक बराबर एक सर है ना, तो उनका भी है, अब उनको तो पढ़ाना पड़ता है, तो इस टाइम तक ऐसे रहते हैं ना कभी आज से कह रहे थे मुझे दर्द हो रहा है, पानी खींच गया ऊपर तो मैंने कहा जाएंगे तो सो जाना एक बार और फिर उठोगे तो टाइम नहीं जाएगा। अच्छा ये भी काम क्या बहुत कठिन काम है, क्योंकि सोचो पूरे दिन के लिए कुछ नहीं खा सकते। अच्छा अथॉरिटी नहीं होती खाली पानी पीने की, तो करनी है ना, अथॉरिटी पानी पीने की होती है ना, खाली किसी की नहीं है।
अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना तो आप दो जगह आओ तो कैसे बनेगा मेरा सुनो एक बात है मैं आपको बता रहा हूं मेरा एक दोस्त है अब दोस्त की शादी होगी तो वो पता है कैसा है वो कैसा उसकी जैसे तुमने देखा होगा बाहर जाते हैं तो लोग घूमने के लिए बातें करो बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो आपने देखा होगा बहुत जगह ऐसा लिखा होता है कि 50 रुपए मर पे लिखा होता है 100 रुपए मर पे तो उसने ये ऐसे देख लिया कि लिखा था 100 रुपए मर पे अब वो गया उनके पास उसी ठेले के पास उसने कहा सही लिखा है क्या 100 रुपए मर पे तो बोला हाँ सही लिखा है आओ बैठो अब तो पता है लोग क्या करते हैं और पराठे अगर बन रहा है पराठे नहीं है तो 2 खा लेंगे 3 खा लेंगे अब वो 100 रुपए मर पेट है तो लोगों को ये पता होता है तो खाते हैं अब वो बैठ गया और उसको नहीं पसंद था मतलब नहीं पसंद नहीं खानी अच्छा वो बैठा तो पता है क्या हुआ उसने 4 खा लिए 5 खा लिए 6 खा लिए 7 खा लिए जब वो 10 के ऊपर पहुंचा तो पता वो क्या होगा वो जो लगा रहा था वो जो लड़का था उसे गाली देने लगा इसलिए कि भाग गया चली गई अब वो खाया क्यों ना और क्यों अब वो पता क्या होगा बोला नहीं बचा हमारे पास ले जाओ यार और उसने देखा और रखा है तो रखा तो है तो सर उसने हमारे पेट का दी होंगी जनाब सुनो तो जो कह रहा था बार बार उसके बाद लेने गया तो उसमें तवा होता है तवा वो ऐसे उठा के जमीन में मारा कि यार ठीक है आपसे दुकान बंद जी 800 रुपए में फ्री का था तो वो चिढ़ा रहा था ना उसके बाद उसने 60 रुपए दे दिए जैसे 100-200 को देखो उसका भाई भूख कैसा है कट गया था बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें हर आते हैं बात करना बहुत लोग ऐसे होते हैं बेटा खा लेते हैं बहुत लोग होते हैं 22 रोटी खाता था मेरे साथ जो बंदा काम करता था 22 रोटी वो काम मेरे साथ रहता मैं तुम्हें ऐसे रात में दिखाऊंगा कि उसे हर टाइम खा खिलाओ और उतना ही खाएगा इतना पहले खाएगा ऐसे लोग हैं हां सर बहुत बड़े अधिकतर मैंने देखी मेरे मोहल्ले में एक व्यक्ति है वो बत्ते पूरी खा लेते हैं पूरी बत्ते बावन खा लेते हैं क्या था बत्ते पूरी खा जाते हैं खा लेते हैं सर हमारे चाचा कितनी ऐसे लोग बड़े लोग रोटी खाते हैं बड़ी वो एक कॉलेज में बैठे पूरी ये बात है चलो खाना खाना अच्छी बात है ये नहीं कर रहा हूँ सर मेहनत से ज्यादा मेहनत करता हो ज्यादा खाना हां सर मेहनत से थोड़ा ही पेट भरता है थोड़ा बेटा भूखा भी होता है अरे नहीं सर मेहनत से टाइम बहुत बढ़ता है सर बढ़ता है लेकिन कुछ भूखा भी होता है अब आप घर में कुछ नहीं बहुत लोग ऐसे हैं बहुत मेहनत करेंगे खाना वो नहीं खाएंगे नहीं सर खाते हैं हाँ लेकिन हाँ मेरा कहना पड़ता है ये बात मानूंगा अगर आप खाना काम कर रहे हो मेहनत से ज्यादा खाना खाओगे तो दिन में दिन में खा लेता एनर्जी जितनी निकलेगी उतनी तो चाहिए एनर्जी हाँ लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर इसकी भूख ज्यादा होती है वो मेहनत नहीं करेगा तो कुछ नहीं करेगा ये बात है मैं कि जितना करते रहो इंजन चलाऊंगा तो मैं दिन 3 बार खाऊंगा वैसे एक ही बार खाता हूं हाँ होता है ऐसे कुछ होगा सर एनर्जी का चलो देखें तो बेटा आप लोग ये सुनो एक बात करेंगे ये पीसीआर समझ गए क्या समझना है पहला टैग पॉलीमर लेना है किससे आइसोलेट होता है थर्मल एक्टिविटी तीसरा 3 प्रोसेस स्टेप में कंप्लीट होता है कौन कौन सा पहला डिनेचरेशन एमिटिंग और एक्सटेंशन ठीक है ये थर्मल एक्टिविटी का कैसा बैक्टीरिया है हाइड्रोफिलिक क्रिया है थर्मोफिलिक जो हाई टेंपरेचर पे क्या करता है सर्वाइव करता है ठीक है तो ये था हमारा टेक्निक कौन सा पीसीआर ठीक है इसके बाद क्या आता है देखो टॉपिक क्या है पीसीआर क्या होता है एक एनसीडी तो दो है और बस है सर हमको एक है तीन है एक दो है मुझे कोई स्टेप बाय देखना पड़ता है ना तो बेटा आप लोग ये बताओ मुझे सबसे पहले
डिजायर जीन और यूजिंग पीसीआर। ये लिखा हुआ है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। बेटा जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? डिजायर जीन जो हम लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको हमने कट दिया और हमने क्या कर लिया उसका एम्पलीफाई, मतलब उसको कई सारे टुकड़ों में डिवाइड, वो कई सारे पार्ट हमने रेप्लिकेट कर लिया, कई सारे पार्टों में उससे बना दिया। अब आप लोग यहाँ पे देखो इंसर्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट सेल। ये भी मैं आपको डिटेल बता दूं। आप लोग बच्चों, आप लोग मुझे बताओ, अगर हम यहाँ बात करें कि इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट में करते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको कहा था पहले सेल को आप क्या बनाते हैं? कॉम्पिटेंट, जिससे वो किसी भी डीएनए को रिसीव कर ले पहली बार, उसके 5 बटन लगा दिए। दूसरा बेटा दूसरा अगर मुझे किसी प्लांट को एनिमल ट्रांसफर करना है वो चीज, तो मैं किसका सहारा लेता हूँ? प्लांट में लेते हैं, जैसे जो एनसीईआरटी में लिखा है प्लाज्मिड का, और एनिमल में किसका करते हैं? रेट्रोवायरस। किसका करते हैं? रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या करता है हमारी बॉडी में आके? आपको पता है ट्यूमर बनाता है, ऐसे ही आपको पता है वो क्या करता है? वहां जाके एक प्लांट सेल में कोई ट्यूमर बनाता है और इसलिए ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को बोलते हैं। अगले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू द होस्ट लिखा हुआ है। ये पढ़ाऊं क्या पूरा? बताओ ये सारी लाइन में पढ़ाऊं क्या? देखो ये पीसीआर समझ गया? पहले पीसीआर आपको मुझसे पढ़ो फिर और मुझसे पूछ लो। कोई भी अगर आपको लगे लाइन में चलिए बात करते चला पीसीआर का बताओ बेटा। बेटा देखिए आप लोग ठीक है। चलो अब हम लोग बात करें तो आपको पता है किसी को डाउट है तो पीसीआर में नहीं सर हो गया कैसे क्लियर। अब हम लोग सेकंड आता है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो पढ़ने से देखो क्या है, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेंड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल। रेसिपिएंट सेल आफ्टर मेकिंग देम कॉम्प्लीमेंट टू रिसीव, हमें क्या करना पड़ता है? कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। रेसिपिएंट सेल कौन सी बेटा? जिसमें रिसीव कर रहे हैं डीएनए। अगर यह टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन सराउंडिंग सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए वेरी वीक फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक। आपको पता है रेजिस्टेंस कैसे क्या कौन सा होता है? एंटीबायोटिक नहीं लगाते एम्पिसिनिटी is transferred into Uvula cell, the host cell become transformed into amplicity resistant cell. If we split the transformed cell on agar plate containing amplicity only
ट्रांसफॉर्मेंट वीडियो। मैंने आपको कहा था हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? जैसे मान लो मैंने जो जिस टाइप का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस लगाया है, जैसे मैंने एंटीबायोटिक लगाया है, अब बेटा जैसे ये है, इसमें मैं ग्रो करा रहा हूँ, जैसे मतलब मैं पानी मान लो पानी, उस वो मीडियम जो मैं रखूंगा इसका, वो कौन सा रखूंगा? एमपीसी मीडियम, जिससे उसमें वही ग्रो करेंगे जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगा। कौन सा? एमपीसी। अब बकाया ग्रो नहीं करेंगे, समझ गए? ठीक है। अगले कह रहा है ओनली ट्रांसफॉर्म टू अनट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल विल डाई, और दूसरे क्या होंगे? मर जाएंगे। और सेल ड्यू टू एमपीसी रेजिस्टेंस वन इज एबल टू सेलेक्ट अ ट्रांसफॉर्म सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एमपीसी, द एमपीसी रेजिस्टेंस इन द केस इज गॉट अ सेलेक्टिव मार्कर। क्या बोलते हैं इसको? तो ये तो आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? पता है, सब मैंने पढ़ा बताया था। अगले देखो बेटा, अगले आता है हमारा ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आए। ये और मुझे मैंने इतना खेल किया है, मैंने किसी डिजाइन को निकाला एक दूसरे से, मैंने प्लास्टिक में जोड़ा, बनाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, फिर मैंने सेल को कैसे बनाया? ट्रांसफॉर्मेंट के लिए राजी किया, भाई उसको ट्रांसफॉर्मेंट बनाया। इसके बाद किसी बैक्टीरिया में ग्रो कराया, मतलब वो सॉरी भेजा, और उस बैक्टीरिया को हम क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? और ये सब क्यों कर रहे थे? कि अब हमें डिजायर प्रोडक्ट मिले जो हम चाह रहे थे, वो जो जीन हमने लगाया था, अब उस बैक्टीरिया को हम ग्रो करवाएंगे और वो जीन क्या करेगा? हमें वो प्रोडक्ट बना के देगा। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये आएगा, लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन। फॉरेन जीन का मतलब वही वाला जीन, बकरी वाला, यानी कि डिजायर जीन। अब हमें क्या करना है? ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अब तक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया कंप्लीट। अब मैं खाली ग्रो कराऊंगा माइक्रोब्स को और उनसे वो प्रोडक्ट को ऑब्टेन करूंगा। और लास्ट होगा हमारा होगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो हम खाली मार्केटिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। समझ गए? तो देखो यहाँ पे बेटा लिखा है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। हमें क्या करना है? ऑब्टेन करना है जीन प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो कह रहा है वेयर यू इंसर्ट अ पीस ऑफ एनडीएनए। ये मैं पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा हूँ बेटा। यहाँ पे टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। आप लोग बताओ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है? जो हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए से मिली है। और यहाँ पे जो ये क्या है फॉरेन जीन प्रोडक्ट, का मतलब क्या है? जो हमारा डिजायर जीन था, कौन सा था? हाँ, जो हमें प्रोटीन चाहिए। अब हम करेंगे कैसे? हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया पढ़ेंगे, जो ये बैक्टीरिया कौन सी है जिनके अंदर हमारा जीन पड़ा हुआ है, और इनको हम लैब में क्या कराएंगे? क्या कराएंगे बेटा? ग्रो कराएंगे। यहाँ देखो, और ग्रो कराने के बाद ग्रो कराने के बाद हम क्या करेंगे? उस प्रोडक्ट को हमें मिलाएंगे, वो प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ऑब्टेन। और प्रोडक्ट ऑब्टेन करके हम क्या करेंगे? इसकी मार्केटिंग करेंगे, और मार्केटिंग करके क्या करेंगे? बस ये तो जाना चाहिए, समझ गए? अब देखो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है कैसे होती है? एक्सपोनेंशियल। कैसे होती है? अगर मुझे लार्ज स्केल करना है तो कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल। आप लोग बताओ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है? जहाँ पे 2 से 4, 4 से 8, 16 लगातार बढ़ती है, उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। समझ गए? तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, और ये यहाँ तक आप लोग समझ सकते हो बायोरिएक्टर तक। बायोरिएक्टर बने हुए तो देखो हुआ क्या, पूरा प्रोसेस कर देता हूँ बेटा। ये तरह ये मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप लोग नीचे का लाइन है कोई डाउट जल्दी। बैक्टीरियल है सब। ऐसे बैक्टीरिया हो, पांच वाले बैक्टीरिया हो, इनको वाले बैक्टीरिया नहीं सर, सही है सर, सभी मंगाया सब बैक्टीरिया की पानी है, बैक्टीरियल है सभी एंटीबॉडी
ठीक है, हमें ऐसा भी नहीं मान रहे तो चलो हाँ 3-4 इसमें दोनों बड़े आराम से याद रखो बेटा। एक बार पूरा समझ रहा हूँ, ठीक है? देखो क्या होगा। सबसे पहले गाइडर नहीं होगा, इस टाइप फॉलो करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझो, ठीक है? मैंने क्या किया? सबसे पहले आइसोलेशन किया। क्या किया बच्चों? आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया। अब आपको ये मेरा काम कंप्लीट है। दूसरा मैंने आपको बताओ क्या किया? कटिंग किया। क्या किया? कटिंग किया। किससे? रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस। ध्यान सुनो रेस्ट्रिक्शन। ये चैप्टर पता नहीं लोगों को पढ़ लगता है आसान है, हालांकि कुछ चीज समझ आ जाएगा प्लाज्मिड के बारे में। रेस्ट्रिक्शन जानते मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया, ठीक है? आगे हम बात करें तीसरा कि मैंने एम्प्लीफाई किया। क्या किया? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट किया। बेटा आपको बताओ, अगर मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन सा है? भाई डिजायर जीन। इसका मैंने क्या कर दिया? इसका मैंने कर दिया एम्प्लीफाई, मतलब है सही सारी कॉपी कर दी। फिर मैंने क्या किया बेटा? इसको ज्वाइन कर दिया, जोड़ दिया, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें? होस्ट सेल में। किसमें कर दिया? तो ट्रांसफर कर दिया मैंने होस्ट सेल, और जिसके लिए मैंने क्या किया था? कॉम्प्लीट बनाया था, कुछ किया, और ये मैंने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में, यानी कि इंजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा? ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट। फॉरेन का मतलब क्या है? डिजायर प्रोडक्ट, जो मैं इसके लिए कर रहा था, वो ये समझ गए? अब अगले देखो, ये लिखा है ऑब्टेनिंग फॉरेन प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूँगा? जो मेरा होस्ट सेल है, बैक्टीरिया है, ये देखो बेटा, बैक्टीरिया को मैं लार्ज स्केल में ग्रो कराऊंगा। किस स्केल पे? लार्ज स्केल पे ग्रो कराऊंगा। क्यों? और लार्ज, ठीक है? लार्ज स्केल। अब मैं ग्रो करा के मुझे क्या मिलेगा? इससे डिजायर्ड प्रोटीन, क्योंकि जो मैं प्रोटीन चाह रहा था वो मुझे। अब बेटा आपको बताओ, इसको मैं सेव करने के लिए क्या यूज करूंगा? बायोरिएक्टर। क्या करूंगा? बायोरिएक्टर का जानते हो? वो लार्ज मेथड होते हैं, जैसे आपने गन्ना फैक्ट्री है, वो बड़े वो तो नहीं है टैंक टाइप के, वो होते हैं बायोरिएक्टर। अच्छा, इसमें ऐसे क्या होता है कि हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर का? सुनो, अगर मान लो तुम्हें ये ऐसा तो है कि तुम ये 1 किलो बायोरिएक्टर का दो बना रहे हो, करेगा 1 किलो करेगा। अब तुमसे कहा जाए कि तुम बनाओ 2 क्विंटल लगेगा, तो तुम क्या करोगे? पहले तुम ये देखोगे इसको हम सेव कैसे रख सकें। हो सकता है आज चूल्हा बना सकते, कल बनाना पड़े तो कैसे कर रखेंगे? बना देखा जाएगा। तो अब सोचो, जहाँ पे तुम्हें पता है जैसे गन्ना फैक्ट्री जाओगे, अब वहाँ ऐसा नहीं कि 5 किलो गन्ने की मिठाई बनेगी इतनी खाली, तो उसे कहीं रख देंगे भाई, टेम्परेचर कम करना है तो ऊपर रख सकते हैं, ज़्यादा करना है तो नीचे ले आए, सब कर दोगे। अब सोचो, जहाँ पे जो गन्ने का रस होता है उसकी ऐसा लग रहा है नदी चल रही पूरी हैं, एक दिन में कई 1000 गन्ना पिराई हो रही है उसकी। और सोचो अगर उसको हम सेफ जगह पे नहीं रखेंगे तो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए बायोरिएक्टर में चीजें होती हैं, जैसे बायोरिएक्टर में एजिटेटर सिस्टम होता है, घुमाते हैं पूरा, घुमा सकते हैं पूरा। दूसरा वहाँ पे पीएच कंट्रोलर होता है, वो टेम्परेचर कंट्रोल हो सकता है उसमें। ऑक्सीजन लाने का सिस्टम होता है, मतलब टेम्परेचर को सोचे 50 रखना है 50 रहेगा, 60 रखना है 60 रहेगा, समझ गए? चौथा टेस्टिंग के लिए होता है, उसमें कुछ जैसे हम टेस्ट करना चाहेंगे इसमें कोई कमी तो नहीं है, उसका कुछ सिस्टम होता है, पूरा चला सकते हैं हम एक बार में, जितना है घुमाना है उसे सही सेफ रखने के लिए, ठीक है? बस ये सिस्टम लगे हैं, उसको क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर सुना है? इसका मतलब होता है कि इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, उसके
इसके साथ, और इतना लार्ज वेसल होते हैं तो उसमें ऐसा करते हैं, ठीक है। और बायोरिएक्टर के बाद हम लोग बायोरिएक्टर रख देते हैं, उसके बाद होती है लास्ट नंबर में 6 नंबर पर होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या होती है? स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये क्या होती है बेटा? इसमें हम लोग पता क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में प्यूरिफाई, इस पहली बात करेंगे सेपरेशन प्रोडक्ट का, सेपरेशन, और दूसरा क्या करेंगे प्यूरिफिकेशन। यानी कि हमने सेपरेशन कर दिया, क्या करेंगे प्यूरिफिकेशन, और अगर भाई ओवरऑल आउटपुट क्या करेंगे मार्केटिंग। क्या करेंगे मार्केटिंग। हमने क्या करेंगे कैसे हमें मार्केट में लेके आना है, कैसे क्या उसके बॉक्स में छपवाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब इसमें आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। होए हमने ऐसे करते हैं कोई भी बायोरिएक्टर, समझ गए। अब देखो यहाँ पे सुनो, ये देखो अब देखो यहाँ बेटा, देखो सबसे पहले आइसोलेशन में मैंने बताया कटिंग रेजिस्टेंस के बारे में सुना दिया आपने, इसके बाद एल्कीन के साथ डीसीएल वाला सुना दिया, ट्रांसफर ऑफ फोर्स सेल, आपको प्लाज्मेट के बारे में सुना दिया कैसा होता है, क्या लगाते हैं, साइक्लोमार्कर क्या होता है, ऑब्टेनिंग फॉर्म प्रोडक्ट, अब ये है क्या इसके बारे में, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, और ये चैप्टर में इतना ही था, तो आप लोग समझिए कैसे कैसे क्या करते हैं, और ये सारी स्टेप फॉलो करते हैं इसमें बायोरिएक्टर। ऐसे होती है कोई भी बायोरिएक्टर। और मैं तो आप लोग पहले मुझे ये बताओ बेटा, ये जो डायग्राम किसमें तो भाई ये तो लिख रहा है, हाँ सर लिख रहे हैं सर, एक बार ये दोबारा समझा। हाँ ठीक है चलिए। सर ये 3 बार दो बार लिख दिए सर, क्या ये दिखाए तीसरा 3 2 बार लिख दिए। वो देखो अपना बेटा आपको मेहनत करना होगा। आप देखो जिसे अच्छे नंबर लेके आने मेहनत करना चाहिए करो, क्योंकि आपका बड़ा लैंग्वेज है, और पढ़ाई करो तो अच्छे से, ऐसे काम होता है।
हाँ चलो देखो एक बार समझ लो देखो मैं ये बता रहा हूँ कि बायोडायग्राम जो हम लोग करते हैं उसमें क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। पहले तो हमने ये समझा था कि कैसे रेस्ट्रिक्ट लाइन से कट करते हैं, कैसे हम रेस्ट्रिक्ट लाइन क्या क्या कैसा होना चाहिए, सही है, एक्सोन्यूक्लियस एब्सोन्यूक्लियस कैसे पैराट्रॉनिक सीक्वेंस होता है, प्लाज्मा क्या होता है, किस किस वेक्टर का यूज करते हैं हम लोग, ये समझा था। अब मैंने बताया एक तरफ से स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो किसी भी डीएनए को आइसोलेट करो, आइसोलेट मतलब निकालो उसे बोलते हैं आइसोलेट करो, ठीक है। इसके बाद तुम क्या करोगे, कटिंग करोगे, कट करोगे रेस्ट्रिक्ट न्यूक्लियस से किसको, डिजायर जो तुम्हारा जीन है, मान लिया मुझे ये बैक्टीरिया है, इसे मुझे ये वाला जीन डालना है और ये मान लो किसमें है, भैंस में। अब इसका जीन निकालो और इसमें क्या करो ट्रांसफर, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, इसको हम ग्रो करा देंगे और मिल जाएगा जो चाहिए, क्योंकि इस पर ये वाला जीन जो बना रहा होगा जो हमें चाहिए वो बना रहा होगा। भाई आपको बताओ अगर आपको चैप्टर चाहिए दुकान जाओगे ना, लेकिन अगर मुझे तो प्रोटीन चाहिए, अब प्रोटीन है तो एनी दुकान मिल जाएगी, वो तो मुझे किसी एनिमल में देखना पड़ता है कि कौन सा एनिमल प्रोटीन बना रहा है या वो एंजाइम बना रहा है, और वो अगर बना रहा है तो उसका अब वो जो प्रोटीन बना रहा है वो कौन बनाता है, वो जीन जो उसके अंदर डीएनए के अंदर होता है, तो वो जीन निकालना पड़ता है। हम किस में डालते हैं, बैक्टीरिया में। तो मैंने कट कर लिया, इसके बाद मैंने उस जीन को एम्प्टी में कर लिया, जीन निकाला, उसका एम्प्टी मतलब एम्प्टी में का मतलब है पीसीआर के द्वारा, किसका बेटा पीसीआर सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है यहाँ पे। और पीसीआर का मतलब होता है कि हम, अच्छा ये बताओ अगर हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट साइड जो है लगाना है तो क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, वो सब बता दूंगा। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया आउटसाइड द लिविंग सेल, और इसके बाद मैंने ट्रांसफर कर दिया होस्ट सेल में, और हमने क्या कर लिया, ऑब्टेन कर लिया फॉरेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, और कह रहा है कैसे करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो कराएंगे, डिजायर प्रोटीन मिल जाएगी, बायोरिएक्टर में रखेंगे, और लास्ट में क्या होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन हम कर लेंगे, यानी कि साथ मैं बोल सकता हूँ एक भाषा में मार्केटिंग करेंगे, समझ गए। ऐसे कोई भी बायोटेक्निकल कोई भी प्रोडक्ट को बना लेते हैं। बेटा आप लोग बताओ, सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो, ये जो दो बायोरिएक्टर के डायग्राम है, यहाँ देखो, ये 100 से 1000 लीटर तक समझते हैं, और यहाँ पे क्या रहा है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एसिड बेस और पेज कंट्रोल लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है स्ट्रीम फॉर स्टेबलाइजर, स्ट्रीम का यूज बाहर निकाल सकते हैं, मोटर लगी हुई है, फोम ब्रेकर के लिए एजेंटर सिस्टम लिखा हुआ है जो घुमाता है पूरे। आपने देखा नहीं, आपने मक्खन निकाला है उससे दही से, तो ऐसे करके चलाते हैं उसको, तो मान लो एजेंटर सिस्टम ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखो फोम ब्रेकर लिखा हुआ है, आगे कह रहा है फ्लैट प्लेट, कल्चर ब्लॉक और स्टेराइल एयर। बेटा इसके बाद एक बार ये क्वेश्चन ही पूछा था जो बी वाला है, बी वाला जिसमें लिखा है स्टेराइल एयर बबल्स आर स्पार्क, जो स्पार्क स्टेट टैंक है, और पहला वाला कौन सा है, सिंपल। तो जो इधर वाला है उसमें ये दिखा था कि जो ऐसे बने हुए हैं लोग ऐसे से हम उसके अंदर देखो बायोरिएक्टर में ये क्या करते हैं, ये बताओ क्या करते हैं, सरफेस एरिया पेश करते हैं। मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी कहीं भी कुछ बायोलॉजी में हुआ हुआ है, जैसे आप लोग बताओ हमारी इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये क्यों होता है, जिससे इंक्रीज सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, इससे होता है। ऐसे यहाँ पे ये, अब यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन के लिए ऐसा करते हैं, इसके लिए ऐसे यहाँ पे देखो पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉम्पिटिटिव डायग्राम क्या होता है, वो घूमने के लिए होता है क्योंकि जिससे रीएब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ जाए, और यहाँ एब्जॉर्प्शन ना बढ़ जाए, क्योंकि एलिमेंट से कराते हैं यार, यहाँ फूड होता है, फूड एब्जॉर्ब होगा तो उसका एरिया बढ़ जाएगा। आपको बताओ इतनी जगह है, अगर मैं रस्सी ऐसे रखूं और ये रस्सी ऐसे रखूं तो बताओ लंबी कौन सी होगी, ये वाली होगी, तो इससे क्या होगा, एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया, इसीलिए तो वहां होते हैं, ठीक है। और यहाँ किसलिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, किसलिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, समझ गए, ठीक है। तो बेटा ये बायोरिएक्टर हो गए। अब देखो आप लोग यहाँ पे आओ, ये पढ़ लिया आप लोग, अगले आता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसको सुनना जरूर। देखो लिखा है आफ्टर completion of biosynthetic stage the product has to be subjected through a series of process before it is ready for marketing। किसके लिए, और कह रहा है as a finished product the process includes, देखो इसमें दो प्रोसेस सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, डायरेक्ट हो सकता है वो कहने
सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन। और आगे कह रहा है बेटा देखो which are collectively referred to as downstream processing, यानी कि हम किसी प्रोडक्ट को प्यूरिफाई करें उसको सेपरेट करें उसको क्या बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आगे कह रहा है सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड केस ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स में क्या होता है इसमें क्लिनिकल क्या होते हैं ट्रायल होते हैं। भाई कोई प्रोडक्ट है वो कितना किसी को देना है किसी को नहीं देना है वो क्या होंगे ट्रायल होते। और आगे कह रहा है बेटा ए स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। यानी कि ये सब क्या होती है टेस्टिंग सब अलग अलग। अभी नॉर्मल सा प्रोडक्ट बन रहा है जैसे मान लो थोड़ा सा एक बन रहा है कि तुम्हें पता है पूरा भारत खाएगा उसको तो उसकी टेस्टिंग की तो टाइप होती है। आप लोग तो सोचो कोई जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं क्या वो ऐसे आ रहे हैं नहीं। आप लोग अगर भरोसा करते हो ना आप सोचो हम लोग जैसे मान लो चाय पत्ती लेके आते हैं कोई देखता है इसमें जहर नहीं है दूध में डालते हैं और उसका पी लेते हैं सोचते भी नहीं एक बार अगर काश हो तो लेकिन सोचा कभी नहीं कि कोई टेस्ट हो क्या टेस्टिंग हो क्या रहा है वो ये तो बहुत दूर की बात है। आपको पता है जो हम ये खाना खाते हैं यहाँ पे जहाँ भी खाना खाते हुए होटल में वहाँ भी बेटा ये जो ये अथॉरिटी होती है ना ऊपर पूरा टेस्ट चेक करने की वो बस कई बार होता है कि होता नहीं चलता रहता है कि सुनना ज़्यादा है बात वाली कोई फालतू हो जाता है वरना हर किसी को टेस्टिंग करवानी पड़ेगी तब वो बेच सकता है। आप उस पर भी तो भरोसा कर रहे हो। आप सोचो किसी यहाँ कचौड़ी खा रहे हो जाके 20 रुपए की आपको पता है उसमें क्या बनाया है खा लेते हो और आराम से खाते हो एक भरोसा खाते हो बल्कि भरोसा अपने मोहल्ले वाले पे बल्कि इनको होता है तो कहीं ना कहीं पता नहीं जैसे तुमने गाँव देखा होगा ऐसा मोहल्ले से कुछ जाए और ये देखते हैं इसने कुछ मिला तो नहीं दिया देख लो हवा के चक्कर में जाए। मैं आपको एक दिनों मेरे मोहल्ले की बात है किसी ने कुछ दिया होगा तो कभी होता है कि जैसे एक किचन है उसमें लॉन्ग किया सब लगा है तो उसके लॉन्ग निकल आई ऐसी जाए लॉन्ग खाली लॉन्ग उसने दिया होगा कुछ दिया होगा उसे भी नहीं पता वो कैसे निकल आई किसी में। मुझे लग रहा है वो बात तो 5 साल हो गई तब से जब भी उसे कोई घटना घटती है तो वो किसी बात हो जाती है इसमें लॉन्ग देती है और उसने लॉन्ग दी थी तो रोके बोला कौन कैसे देगा ये सब फालतू बात है। और मैं आपको रेट बता रहा हूं एक बात आप लोग 100% एक मिलकर सच मानना ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। मैं ऐसे बता रहा हूँ कि हवा बता रहा हूँ आपको हाँ लेकिन हमारी माइंड की जो वैरायटी होती है सोचने की क्षमता होती है बहुत ज़्यादा टाइप की होती है। अगर आप लोग 10 दिन किसी चीज को मानते रहोगे हम तब प्यार में नाम पता लगेगा और जो कहेगा वो होता है तो झूठ नहीं बोलता होगा उससे बात नहीं करता होगा क्योंकि हमारे ब्रेन की क्या होती है सिस्टम होता है। आप लोग खुद बताओ हम लोग इतने ज्यादा विश्वास कर लेते हैं चीजों पे अगर कोई भी आदमी मैं एक आदमी नहीं ऐसे कितने दावे किए गए कि अगर कोई भी आदमी फ्यूचर बता दे या एक वो चलता है मैं आपको बताऊँ कोई संस्था मुझे ध्यान नहीं आ रहा है उसने दावा किया था ये अपने शास्त्री जी से वो कौन से हैं जो बर्तन निकालते हैं उनसे कहा था खाली वो यहाँ आए और वो आपको ये बता दें कि ये कमरा इसमें बराबर वाला है और ये वाला है हम उन्हें यहाँ बैठाने को खाली इतना बता दें कि बराबर कमरा क्या कर रखा हुआ है कोई भी 5 चीज़ बता दें नहीं बता पाएंगे कभी ऐसा नहीं किया। ये सब पता क्या होता है आपको पता नहीं है। हाँ ये बात मानूंगा कि आप लोग ये बोलो कि हमारे तरफ कला है कला का मतलब होता है कि माइंड रीडिंग बहुत अच्छी हो जाती है जैसे वो स्वानी साहब नहीं आपने अब वो इसका गलत यूज करे बेटा स्वानी साहब हमारे बैठे बैठे यहाँ से तो मैं ये तो समझ नहीं हूँ कि तुम सोच क्या रहे हो ये तो बहुत बड़ी बात रहेगी फ्यूचर तुम्हारा बताना पहला अक्षर नहीं तो कुछ भी बताना खाली हो गई सोचो कोई नाम और उसके मैंने 20 इंटरव्यू को ऐसा नहीं करती है जैसे तुम बैठे हो ये तो बहुत छोटी बात रहेगी वो ये कह देगी एक सुनो एक ही नाम सोचो ये नहीं वो ये कहेगी कि आज तक तुम अपने 50 साल पीछे हुआ घटना सोच लो जैसे मैं हूँ मेरी लाइफ में हो सकता है कोई बहुत बड़ा ऐसा मोड आया हो जो मुझे आज भी ध्यान हो उसे क्या पता नहीं क्या मोड आया मैं सोचूं उसको वो डेट तक आ रही कौन से डेट में पहुंच रहा होगा ऐसे
ऐसे कर सकते हैं बेटा तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, एक बात सुनो, तुम्हें पता है जैसे सपोज मान लो मैं तुमको बता रहा हूँ रिकॉम्बिनेंट एयर के बारे में। अब तुम्हारे फादर है मान लो, या मेरे फादर ले लो, वो मुझे पता है कि उन्होंने कभी रिकॉम्बिनेंट एयर टेक्नोलॉजी का कभी भी उन्होंने वही नहीं देखा कि रिकॉम्बिनेंट एयर टेक्नोलॉजी क्या होती है, कभी नहीं देखा उन्होंने नाम ही नहीं सुना रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। और आप लोग एक बात सोचो, अगर मैं फादर साहब ने कहूँ कि रिकॉम्बिनेंट एयर टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, वो क्या समझेंगे बताओ? जीरो। क्या समझेंगे? जीरो, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि रिकॉम्बिनेंट ही क्या होता है, उन्हें नहीं पता है। डीएनए के बारे में कुछ नहीं पता है, उन्हें तो पता ही नहीं डीएनए क्या होता है। ऐसे ही हमारे साथ था, वैसे हम लोग माइंड रीडिंग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, हम लोग कहते जीरो है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपको बता रही है। जैसे आप लोग मानो मैंने इसको सोचा थोड़ा सा यार, मैं भी कर दिया थोड़ा सा, मैंने काफी दिन चक्कर में पड़ा था इसके, पर 20-25 दिन तो मैं लाइव नहीं देखा था, डायरेक्ट बैठे बैठे पेपर आ गया, मैंने कम जाएगा मैं कुछ चीज समझ गया था, लेकिन इसका पता क्या होता है, सब ट्रिक होती है। ट्रिक का मतलब पता क्या होता है? जैसे मान लो 1 से 100 तक के, जैसे 1 से 100 तक नहीं, 1 से 50 तक के मान लो अगर अक्षर है, जैसे मैं कहूँ 4, तो आप लोग कैसा रिएक्शन करोगे, वो सब 4 को वैसे रिएक्शन करेंगे लगभग। जैसे कुछ एक ट्रिक होती है, हल्की सी ट्रिक होती है, तो समझ नहीं पाओगे। जैसे मैंने देखा था कोई झूठ बोलता है तो उन्हें इतना पता होता है कि वो जैसे कोई झूठ बोल रहा है, मैं कुछ बताओ तुम झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, मैं समझ लूंगा। जैसे उसने भी बताया था, मुझे जैसे हम एक बताया था कि अगर कोई मान लिया जैसे कोई है आदमी, अब एक बार वैसे करे ऐसे, जैसे आंखें को राइट करेगा लेफ्ट करेगा, इससे समझ में आएगा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। बहुत सारे टेक्निक होते हैं, ऐसे नहीं समझ पाओगे, एक दिन समझ जाओगे, तो कई सारे झूठ करने हैं। सर इसी की पढ़ाई करूँगा, इसे बोलते हैं मैट वो मैट। और दूसरा अपना एक जादूगर होता है, जादूगर बेटा जादू सब ट्रिक होती है। हाँ सर, वो हाथ की सफाई होती है, वो सब हाथ की सफाई, तुम ये समझो कि तुम्हारी आंख बांध दी, जैसे हमारे गांव बताया गया था कि तुम्हारी आंख बांध देते हैं, पता गया था ना, वो सब ट्रिक्स हैं, कुछ नहीं है, सब ट्रिक्स हैं, हाथ की सफाई सब हाथ की सफाई। हाथ में मतलब है कि ट्रिक्स है, तो चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन वो वास्तव में नहीं होता है, ट्रिक्स होती है। ये एक टाइप की आर्ट होती है, क्या होती है? आर्ट। और एक बात ध्यान रखो आप लोग, एक हर कोई चीज आर्ट में चल रही है, सही है कहना, लेकिन अगर तुम कहोगे भगवान को नहीं गलत है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। आपको पता है एक बाबा आया था आईआईटी का, आईआईटी बाबा, उसको तो बहुत मानने लगे थे, आईआईटी में इतना जानता है। अब वो क्या करने लगा पता है? कल पाकिस्तान मैच जीत जाएगी, इंडिया हार जाएगी, और जीत गई इंडिया, पाकिस्तान हार गया, इसका हो गया वही कहानी। मेरे नाम कोई नहीं मानता है। अच्छा गाना चल रहा था यूट्यूब पे, ऐसे लोग बिल्कुल होते हैं, अच्छा गाना चल रहा था, एक बनाता यूट्यूब चैनल और कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें करता रहता। भाई तुम शाम को पढ़ो तो 2 घंटे ऐसे सो बोल दो बात, लोग तो आज इतने बेवकूफ नहीं हो तो सुनने के राजी नहीं, तुम कुछ भी बोल दो सुन के, लेकिन लोगों के फेवर में करो। आपने देखा होगा जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं भविष्य, ध्यान रखना अच्छी बातें बोलते हैं, कुछ ये अच्छी बातों को करते हैं 70% और 30% लगते हैं बेकार बात का। तुम खुद सोचो बेटा तुम्हारी लाइफ में क्या होगा, तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? खुद में नहीं कर सकते तो दूसरा आप क्या करेगा अपनी डिसाइड। इसीलिए मैं कहता हूँ अब आप कहोगे सर भगवान का रोल बिल्कुल नहीं है, भगवान का रोल वैसा ही है जैसे मान लो कि मैं रात के 12 बजे जा रहा हूँ और मेरे साथ एक छोटा बच्चा जा रहा है, अगर बताओ कुछ आता है रोक लेगा क्या? अगर कोई आ गया, कोई भी सांड आ गया तो बचा लेगा मुझे क्या? नहीं, लेकिन उसके साथ मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे एक सहारा मिल गया खाली का कि बातें करने चले जाएंगे कंपेयर टू अकेले जाओ। तो ये गॉड तो होती है, गॉड वगैरह ये सब सहारा लेने के लिए होते हैं। सहारा का मतलब होता है कि एक में विश्वास मिले, और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी आदमी को विश्वास मिल जाए। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि तुम नीट का एग्जाम दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब आप लोग बताओ क्या मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? नीट के एग्जाम जाऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हें विश्वास मिलेगा सर कह रहे हैं नीट के एग्जाम दो, तुम्हारे साथ होगा नहीं, अंदर शक्ति मिलेगी। बस वही भगवान का जो भी आप करते हो सब होना ये सब कुछ ऐसे होता है कि हम किसी विश्वास पे काम करते हैं वो हो जाता है, समझ रहे हो? और ये किसी आदमी के मन में विश्वास दिलाना उठाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसी के पीछे हाथ होती है, सिपा जी होती है। जैसे जो लोग आपने देखा होगा नीचे का
उन्हें अपने अंदर किसका होता है कि हम निकाल देंगे। और सो रहे आपको क्यों नहीं हुआ हो गया हमारा बहुत सारा पेपर के साथ है उसमें क्या होता है क्या होता है अच्छे आप जागरूक करता है गाँव में करना चाहिए जागरूक कर रहा है तुम भी कर रही तुम भी गाँव में जा रही हो क्या जागरूक करते हो तुम मतलब क्या होता है तेज गाड़ी मत चलाओ सबसे ज्यादा आप तेज गाड़ी चलाओ हेलमेट नहीं लगाते हो हाँ सर आप ये वहाँ से मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ सर, मैं बहुत चलाऊंगा सर पैदल भी चलना चाहिए और हेलमेट दूसरा आपने फोन भी निकाला था किसी को चार्ज किया आपको किसी का फोन आ जाए क्या बताओ हमारे नहीं आगे फोन पे गाड़ी रोक के साथ बात चलो ठीक है ये तुम बताती हो इतना मतलब हो सकता पैदल चल समय हेलमेट लगा के पहले खुद जागरूक होने की जरूरत है ना बताओ चलो अच्छा काम है ठीक है नहीं कोशिश टाइम से जाओ ठीक है कोचिंग के लिए सुनो कोचिंग के टाइम रखा जाए आधा घंटा पहले सकते हो ये तो आ गई अरे बैग में बैग कर रहा भाई रुको नहीं सर कहाँ बैग पैक करते हैं अभी तो बहुत टाइम है याद रखो चलो तो हम लोग समझ गए क्या होता है इसके पास ये सब चीजें होती हैं गॉड से हमें ये चीज होता है सब चीज होता है वरना मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा और बिना मेहनत करे ये बात ध्यान रखना कुछ भी नहीं कर पाओगे कुछ भी तुम्हें लग रहा है खाली ऐसे हो जाएगा तो बेटा मेरे पास ये बच्चे ऐसे पढ़ चुके हैं पंडित जी हैं वास्तव में हाँ सर और उनके बारे में मालूम नहीं है जो खुद मतलब यही काम करते हैं कि मतलब तो इसलिए समझा रहा हूँ आपको आप बता रहा हाँ विश्वास रखना बहुत जरूरी है जैसे अब ये लोग है ये लोग रोजा लगा के अच्छी बात है लेकिन साथ में कोशिश आना जरूरी है बस चलो पढ़ते हैं आप लोग बताओ मैंने आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा दिया अब हम लोग मेरा सुन लो अब हम लोग नए चैप्टर पढ़ेंगे वो इसका सेकंड चैप्टर है और बायोटेक्नोलॉजी को हमने यूज कहाँ पे किया पहले मैं ये समझाता हूँ आपको कि अब जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन ये हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ करेंगे ठीक है यानी कि बोल सकता हूँ इसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड बेटा आप लोग देखो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि हम लोग बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है इसके हम लोग फायदे कहाँ पे लेते हैं तो मैं एक शब्द में बोल कि अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो हम लोग यहाँ पे आ ही नहीं पाते बायोटेक्नोलॉजी का रोल हर क्षेत्र में है और इतना बड़ा है कि आप लोग सोच नहीं सकते आप लोग बताओ दूसरे दिन में वो भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है और आप लोग बताओ ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो विदाउट माइक्रोब की हेल्प करता हो दूसरा मैं नॉर्मल सी बता रहा हूँ आप लोग बताओ मेडिसिन क्या कोई भी दवाई विदाउट बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगी नहीं इतनी सारी थेरेपी आ गई इंसुलिन हम बना रहे हैं वैसे टाइप से दूसरे टाइप से इतनी सारी दवाइयाँ हो गई एग्रीकल्चर आज कितने टाइप की सीड आ गए अब तुम सोचो अगर सोचो बायोटेक्नोलॉजी ना होती हम किसी चीज को जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं करना कर पाते चलो मान लेता हूँ आप सोच रहे हैं कि सर चलो दही नहीं खाएंगे चलो ये बताओ सही है पहली बात तो अपने यहाँ हो रहा है प्रोसेस ठीक है आप लोग सोचोगे सर दवा हम कम यूज कर लेंगे चलो ठीक है ये मान लेते हैं आप लोग बताओ क्या नॉर्मल चल रहा है अगर आज से 15 साल पहले आप जाओगे 20 साल पहले तो धान जो करता था वो 1 क्विंटल बीघा करता था वही मैं बोलता रहा बहुत कभी 60 किलो बीघा 80 किलो बीघा ऐसे आप लोग बताओ अगर 60 किलो बीघा आज के टाइम पे कट रहा होता तो कोई भी किसान धान लगाता नहीं
60 किलो बीघा का मतलब है कि उसकी जुताई का जो खर्च होता है वही निकाल वही नहीं निकलता। तो हम खेती कर पाते कभी जिंदगी में नहीं। अगर 60 किलो नहीं, अगर 1 क्विंटल बीघा भी करता तब भी नहीं करता। क्यों करता? कोई आदमी कोई 5 बीघा में करता तो वो खाने के लिए करता अपना कोई बात नहीं। लेकिन एक ऐसा हुआ हुआ है कि आज 5 क्विंटल भी काट रहा है, इसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी हमने सीडो किया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। दूसरी बात सुनो, जब उस टाइम पे 60 किलो बीया कटता था गेहूं, और सोचो आज इतने सारे डिजीज वाले ऑर्गेनिज्म है, इतना पॉल्यूशन सब कुछ हो पॉल्यूटेड हो गया है, तो क्या आज के टाइम पे 60 किलो हो पाता? नहीं। आज के टाइम में होता मुश्किल से 20 किलो, क्योंकि खेती भी लगातार कैसे हो रही है, जमीन मिट्टी बेकार बंजर हो गई। अब आप लोग सोचो कि हमारी लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी कितना बड़ा हो रहा है, और इससे बड़ा क्या हो सकता है? हम जितने पेस्टिसाइड बनाए, जितने फर्टिलाइजर, जितने भी मतलब जितनी मुझे लग रहा है कि 80% काम तो हो जाते हैं विदाउट बायोटेक्नोलॉजी। समझ गए आपको? दवाई से लेके मतलब हर क्षेत्र में इसका है बायोटेक्नोलॉजी का। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे एप्लीकेशंस कि हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया है। जैसे इसमें तुम्हारा जो फर्स्ट जो चैप्टर है, अच्छा इसमें एक बात और सुनो, पहला जो एक पॉइंट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लेते हैं पहले। कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी आई वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। हमने पढ़ लिया कि हम करते कैसे हैं, अब हम पढ़ेंगे उसको उसमें यूज कैसे करते हैं। जो कह रहे हैं हम इसका कहाँ करते हैं, सिर्फ लिखा है बायो फार्मास्यूटिकल्स, मतलब होता है दवाई वगैरह, दवाइयों में टोटल बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं। दूसरा ऐसे लिखा हुआ है बेटा एक बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो, हम कितने सारे माइक्रोब्स को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनके लिए करते हैं। फंगस प्लांट्स बनाते हैं ना जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे आप लोग आर्मी जाते हैं क्या कहता है, ये मान लो है, इसका मतलब कैसा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अगले कह रहे हैं एंड एनिमल्स, आज हमने कितने सारे एनिमल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड किए। अगले कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनटू डिफरेंट थेरापेटिक्स आ गए, ड्रग्स वगैरह, डायग्नोस्टिक हम पीसीआर वगैरह करते हैं, सब क्या कर रखा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। अगर सोचो बायोटेक्नोलॉजी ना होती तो क्या हम कैंसर एड्स जैसे चीजों को पता लगा पाते? नहीं पता लगा पाते। अगले कह रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हम यूज करते हैं। एक बात और कहूँ आपको, हमने यील्ड तो बढ़ाई साथ में हमने ये भी बढ़ाया कि फसल जो है वो हर जगह हो जाए। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि भाई एक कोई क्रॉप है, पहले क्या होता था कि इस वाले खेत में धान लगा रहे हैं, इस वाले खेत में कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वाले खेत में धान हो गई, क्योंकि वो जमीन ऐसी है। लेकिन अब इतनी सारी वैरायटी आ गई कि उसमें भी लगाओ और इसमें भी लगाओ, उसमें अलग लगा तो उसमें लगा हो जाएगा। तो ये सब किसकी वजह से हो पाया? बायोटेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, अगले कह रहा है वो एक बेटा इस बार प्रोसेस फूड हम जितने तरह के खाना खा रहे हैं, अलग अलग टाइप के डेयरी टाइप के खाना खा रहे हैं, वो सब। इसके बाद बायोरेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब इतने सारे काम है कि हम सोच नहीं सकते। और जिसकी वजह से किसकी वजह से संभव हुआ है? बायोटेक्नोलॉजी। और मुझे लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी ना होता, अगर होता तो वैसे ना होता तो सबसे ज्यादा पीछे रहते पता है किसमें? मेडिकल। जो हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है आजकल, हम पता नहीं क्या क्या आर्टिफिशियल तरीके से बना रहे हैं, ड्रग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या चीज बना रहे हैं, उसका हमें कोई भी चीज नहीं मिल पाती। अभी देखो, अभी कह रहे हैं वेरी क्रिटिकल रिसर्च एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। 3 कौन से एरिया है? मेन है। अच्छा एक बात यहाँ से एक बात और रखना, आपके बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल कितने थे? 2। इधर है कौन से? जेनेटिक और केमिकल। और ये क्या है? 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी 3 में। कैसे कौन सा? पहला देखो क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? एंजाइम्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिक मीडिया माइक्रोन फॉर प्योर एंजाइम, यानी कि हम किसी भी चीज को कैटलिस्ट टाइप से मतलब ऐसे एंजाइम को डिस्कवर किया जिससे क्या हो हम किसी चीज को बढ़ा सकें, प्रोडक्शन बढ़ा सकें। अगले कह रहा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, और जो एक्ट करता है कैटलिस्ट तो उसके लिए प्रोवाइडिंग कम्युनिटी तो वो कंडीशन देना या वो ऑप्टिमल टेम्परेचर देना। ठीक है, और तीसरा कह रहा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसको हम क्या करना? प्यूरिफाई करना। ठीक है, अब देखो बेटा पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी का यूज सबसे पहले किसमें है? एग्रीकल्चर। पहला ये कि खेती में कैसे हम यूज करते हैं, किसानी को बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे हुआ है और हमें इससे क्या क्या फायदा मिला है। यहाँ पे कह रहे हैं कि लेट अस टेक अ लुक एट द 3 ऑप्शन कैन मेक आउट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। आपको बताओ आपके माइंड में क्या आएगा अगर हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ाएं? एक आपने नाम सुना होगा ग्रीन रिवोल्यूशन, सुना है? जिसे बोलते हैं हरित क्रांति। आपको समझते हो हरित क्रांति मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि हम कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, ये बढ़ाएं किसी भी फसल की, और इसे बोलते हैं हरित क्रांति। आपको पता है जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे हमें जरूरत पड़ी किसकी, कि हम कैसे, अगर फूड इतना ना बढ़ाते तो काम नहीं चलता। आप खुद सोचो, आपको बेटा इतना ज्यादा बढ़ाने का मतलब है कि बढ़ाया तो ऐसे सर्वाइव कर पाए, वरना किसान नहीं कर पाते। देखो तो हमारे पास तीन ऑप्शन मिल रहा है। पहला क्या लिखा है, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। क्या लिखा है, एग्रो केमिकल बेस्ड मतलब क्या होता है, जो हम पेस्टिसाइड वगैरह लगाते हैं और उसके बेस पे हम खेती कर सकते हैं। दूसरा लिखा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, या हम क्या करेंगे कि ऑर्गेनिक टाइप से करेंगे। और तीसरा लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। बेटा ये जैसे हमने पहला लिखा है एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, अगर हम पेस्टिसाइड लगा रहे हैं, लगा के दम पे हम बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं। अगर किसी बीज का जो, जैसे कोई दुकानदार उसने बताया कि तुम्हारा ये 4 क्विंटल में बैठेगा, अब आप उसमें कितनी भी खाद लगा लो उसे 5 नहीं कर पाओगे। चलो 5 4.5 कर लोगे, लेकिन तुमको 7 करने कैसे कर लोगे, नहीं कर पाओगे ना, तो ये संभव नहीं था। दूसरा लिखा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में लगा है, और ऑर्गेनिक खेती करके हम बढ़ा सकते थे नहीं। लेकिन तीसरा लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि हमने जब सीड को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया तो इसका मतलब क्या होगा कि अब तो हमें लगा कि हम क्रॉप यील्ड को बढ़ा सकते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका था किसी भी फसल की यील्ड को बढ़ाने का। समझ गए? तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ लेते हैं। कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, हरित क्रांति। और हरित क्रांति का मतलब क्या है कि कैसे एकदम से फसल को हमने बढ़ाया, आगे किया। कह रहा है सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ये कहना चाह रहा है कि अगर हम मान लिया जो हम लोग खेती कर रहे थे और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये उसके लिए इतना संभव नहीं था। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जिस हिसाब से पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, तो जो कितनी ज्यादा, आज पता कितनी हो गई, 150 करोड़ होने वाली है। समझ रहे हो, 150। और मैं थोड़े दिन पहले याद कर रहा था 125। और जब मैं 6.5 में था तो मैं लड़ते ना मैंने कितनी है, 115, 120, और हम तो 150। और मैं आपसे ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आपको 2 साल तक तो यहाँ पे धरती पे, आप कितने साल तक रहोगे, 2 साल तक। हाँ 2 साल तक मालूम तो नहीं बोलता कि पास 112 साल की बढ़ जाएगी, कितनी है वो मिल जाए 105 चलो 200 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई सोचता नहीं जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग धरती पर कितने साल तक है, 2 साल तक, उसके बाद तो हमें पता नहीं क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि 2 साल तक जी रहे हैं लोग, तो हम सबको नहीं देखेंगे कैसे विकास हो रहा है। ज्यादा आगे बढ़ने वाली नहीं, बहुत आगे बढ़ गए। ये टॉप पे चल रहा है, लेकिन टॉप का मतलब ये पूरा देखना, एक बार पूरा बंद खत्म होने वाला है सिस्टम, और फिर से एवोल्यूशन होगा। ये तो बात सही है, एवोल्यूशन तो होगा यहाँ पे, लेकिन जैसे डायनासोर खत्म हो गया एक बार, ऐसे ही हम लोग भी खत्म होंगे, ये बात इसी ले लो। और एक बात सुनो, क्योंकि हम लोग इतना डायनासोर में इतना पॉल्यूशन नहीं करते, हम लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और बेटा आप लोग सोचो, इतने पॉल्यूशन में जितना हम कर रहे हैं, आपको दिल्ली में एक ये का क्या हाल है हवा का, तो अगर खुले में सांस लोगे तो ज्यादा लगेगा कि हम सांस ले रहे हैं, दम हो रही है, ये हाल इस टाइम चल रहा है। और आप लोग बताओ, कुछ सुनो, अभी हम अपना फायदा देख रहे हैं बेटा, आप लोग बताओ, टैक्स तो उतना ही है भाई, धरती तो उतनी है। अभी सोचो हम अगर जमीन इतनी हमारे पास अभी है, तो हम कितने पेड़ कम लगा पा रहे हैं, आने वाले टाइम में जमीन कम हो रही रहेगा, तो हम पैसे तो नहीं पेड़ हाथ में रहेंगे, हाथ में लगे घूमेंगे, हाँ दे दे उसके लिए, ऐसा नहीं करेंगे ना। तो कितनी प्रॉब्लम होने वाली है आने वाले टाइम में, तुम देखना आने वाले 100 सालों में प्रॉब्लम होने वाली है। एक घंटा समय लग गया, 30-40 साल लग गया कोरोना का, 30-40 साल चल जाए, उसके बाद सुनो सुनो, तुम लोगों को क्या लगा था कोरोना, वो खाली छुट्टी निकल गया बेटा, छुट्टी निकला 3 साल का, सोचो छुट्टी रहे। और अगर कोरोना जैसे खतरनाक कुछ जो लगे तो आपकी निपट जाओगे, कोई भी सर आ जाए, और ऐसे ही कोई महामारी आ गई नहीं, तो उनकी नौकरी से अभी बात बेटा सोचो, आपको थोड़ा सोचिए, सोचो ओजोन लेयर है खत्म हो
हम लोग मस्ती में जैसे किसान को पता है क्या करना कितना निकला हमारा इसमें कम निकला किसी को नहीं समझना ऐसे ही देश के जो साइंटिस्ट हैं वो सोच रहे हैं इस बारे में उनके नॉलेज होगा नहीं देख जो यहाँ का पॉलिटिक्स है वही सोच रहा है कि मैं इसको हरा दूँ यहाँ से बना दूँ उससे मतलब क्या होना चाहिए वो जानते नहीं होंगे कि लोग के बारे में और सोचो अगर होना चाहिए खत्म हो जाए सोचो और वहाँ से ये रेडिएशन आ जाए तो ऐसा तो है नहीं मोदी जी बात छतरी है वो ऐसे लगा देंगे हमारे साथ में सर हो सकती है नहीं होगी सुनो तो खाली लेक्चर दे सकते हैं लेकिन हम बच नहीं सकते तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पॉल्यूशन का मुद्दा इतना बड़ा है कि आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और इतना बड़ा खतरा बन सकता है कि हम लोग कुछ नहीं सोच सकते और बेटा कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों को अभी से इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो सोचने वाली बात है तो आपको ये बताओ तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉपुलेशन सबसे बढ़ रहा है कि इस हिसाब से ग्रीन रेवोल्यूशन जरूर वो नहीं था और अगले कह रहे हैं बेटा हैव पार्टिसिपेटेड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बट मेनली टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट and use of agrochemicals fertilizer and pesticides however for farm and developing world agrochemicals are often too expensive देखो क्यों लिखा है ये कह रहा है कि हमारे पास फार्मर के पास एक ऑप्शन था मान लो अगर बायोटेक्नोलॉजी ना होती और मैं आपको पता क्या कहता मैं कहता कि पैसा एडिट करो ज्यादा बेटा आप तो बताओ आप पैसा कितना यूज करते हैं ये कैसा एक्सपेंसिव है और महंगा है कैसा है और ये जब महंगा है तो इसका यूज कैसे कर सकते हो और यूज करोगे तो तुम्हें अब इतना तुमने यूज कर लिया उस उतना गेहूं नहीं निकला तो क्या करोगे तो ये कैसा किसान के साथ एक्सपेंसिव था महंगा था बहुत ज्यादा और कह रहा है तो हमें जरूरत इसकी थी कि हम लोग कोई ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से सीड बनाए जिससे क्या हो बहुत ज्यादा तरीके से हम लोग उसकी यील्ड को बढ़ा सकें और यही तरीका था और वो तरीका हमारे पास नहीं था अब तुम्हारी किताब में थोड़ा सा नया जोड़ा है बेटा जैसे टिश्यू कल्चर ये जोड़ा है टिश्यू कल्चर है इसके बाद लिखा है एक्सट्रैक्ट प्रोटीन प्रोडक्ट्स ये सब है मैं थोड़ा समझा रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ आप लोग का टिश्यू कल्चर क्या होता है समझते हो आपको कौन सा समझता है बताओ सर शरीर में कोई भी बॉडी होती है उसकी टिश्यू को लेके चेकअप करते हैं तो उसमें वगैरह नहीं बहुत सारे लोग एनिमल का स्टार्ट करते हैं हां वो टिश्यू कल्चर नहीं होता आप बताओ कोई से पता है टिश्यू कल्चर का मतलब कुछ और नहीं होता है जैसे वो आपने एक चीज देखी होगी जैसे आपने गांव में या कहीं शहर में देखा होगा छोटे प्लांट बनते हैं बड़े प्लांट और उसमें क्या होता है आम लगे होते हैं और वो बेचने आते हैं क्या तुम्हें लगता है कि छोटे प्लांट काम आ जाएगा हालांकि फ्यूचर में ज्यादा बड़ी बात नहीं आ सकता है हाँ आ सकता है लेकिन अभी थोड़ी बड़ी बात है छोटे में तो नहीं आएगा वो बता सकते कैसे होता है टिश्यू कल्चर होता है क्या होता है हाँ थोड़ा बड़े इतने में आ जाएगा मुझे पता है इतने छोटे प्लांट में आ जाएगा वो पता क्या करते हैं जैसे कोई प्लांट उसमें आम आया हुआ है वही टहनी काटते हैं कलम टाइप हाँ कलम टाइप से और उसको रूट ग्रो करवा देते हैं मिट्टी में काट के ओके प्लांट बहुत लगता है आम अभी आया वो आम गिरेगा तो 2 साल बाद आम आएंगे ऐसा नहीं कि अभी ये गिरा तो अगले साल फिर उसमें भर जाएंगे आम ऐसा कुछ नहीं होगा एक टिश्यू कल्चर का मतलब होता है सुनो कोई किसी प्लांट का टिश्यू ले सही है और उससे हम बहुत सारे प्लांट क्या करें ग्रो करवा दें उसे क्या बोलते हैं ये सब कहाँ होता है जैसे आप जहाँ पे छोटे प्लांट मिलते हैं वहाँ देखना नर्सरी वो सभी काम करते हैं ठीक है किसी एक्स प्लांट का मतलब होता है पुराने प्लांट जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होती है ऐसे एक्स प्लांट भी होता है एक्स प्लांट का मतलब होता है पुराना प्लांट होता है उसका हम टिश्यू लें उससे नए प्लांट ग्रो कराएंगे क्या बोलते हैं हाँ चलो फिर टॉपिक करने का